Hello students, I am your economics teacher Navdeep. Today is our first lecture of statistics for economics. You have two books in class 11. One is statistics for economics and other is microeconomics. Firstly, we will start statistics for economics. In this chapter, I will tell you what is statistics, what is economics, what are economic problems and all the related concept with statistics or economics. So, it is an introductory chapter. Let's start. Name of the chapter 1 is Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. First of all, we all should know what is mean by economics. Economics क्या होता है? Economics is that branch of study which deals with economic problems. Now, what is economic problems? Economic problems क्या होती हैं? इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होती हैं हमारी इकॉनमी में वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं. स्कार्स मीन्स उनकी कमी है. स्कार्स रिसोर्सेज हैं पर उनके यूजेस अल्टरनेटिव हैं. रिसोर्सेज तो हमारे पास कम हैं पर उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. और ह्यूमन बीइंग की डिमांड्स अनलिमिटेड हैं, उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेज ड्यू टू स्कार्स रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. अभी यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं तो वो आपका रिसोर्स हो गया. वो जो रिसोर्स है वो आपके पास स्कार्स है या लिमिटेड है कि 10,000 रुपीज़ हैं आपके पास, पर उसके अल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं. उस 10,000 से आप अपने लिए क्लोथ्स भी ख़रीद सकते हो, अपने लिए मोबाइल फ़ोन भी ख़रीद सकते हो, या फिर अगर आपने अपने घर का रेंट देना है वो भी दे सकते हो, या कुछ और भी आप उससे काम कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिसोर्स है वो स्कार्स है, लिमिटेड है, उसके यूजेस बहुत सारे हैं और ह्यूमन बीइंग की वांट्स भी बहुत सारी हैं. वो सोचेगा मैं इस पैसे से ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ. तो इसी के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रिसोर्स हम पैसे की ही बात कर रहे हैं, कोई और रिसोर्स भी हो सकता है. अगर फॉर एग्जांपल मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, एक वर्कर है, और अब वो जो वर्कर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो लिमिटेड स्कार्स है, पर उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं कि वो फैक्ट्री ए में भी काम कर सकता है, बी में भी कर सकता है, सी में भी कर सकता है. तो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस उसके ज़्यादा हैं और रिसोर्स स्कार्स हैं और वांट्स उसकी अनलिमिटेड हैं. तो इस वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. और इकोनॉमिक्स होती क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है. उसके बाद हु इज़ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर. कस्टमर होता है जो चीज़ों को बाय करके लेके आता है, और कंज्यूमर होता है जो उन बाय की हुई चीज़ों को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है, उसको टॉय चाहिए, तो वो टॉय लेने के लिए खुद तो नहीं मार्केट जा सकता ना, उसके पेरेंट्स या कोई और उसको ला के देगा. जो पर्सन लेके आया, बाय करके लेके आया, वो कस्टमर है, और उसको यूज़ कौन करेगा उस टॉय को? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चा करेगा. तो वहाँ पे बच्चा कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. नाउ व्हाट इज कंजप्शन? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की प्रोसेस को ही कंजप्शन बोला जाता है. ठीक है. उसके बाद है हु इज़ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. क्यों प्रोड्यूस करता है? प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से, इनकम जनरेट करने के पर्पज़ से. नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को. गुड्स और सर्विसेज को वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? उनको रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेगा कहीं से
और फिर उसमें प्रोसेसिंग करके उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट कर देगा। तो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करने की ही प्रोसेस को प्रोडक्शन बोला जाता है। नाउ व्हाट इज सेविंग। अब हमारे पास जितनी इनकम होती है हम सारी की सारी खर्च तो नहीं ना देते, कुछ ना कुछ सेव भी करते हैं, कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। उस पैसे को जिसको हम किसी चीज़ पे खर्च नहीं करते बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसी पार्ट ऑफ इनकम को सेविंग बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या बिजनेसमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास उन्होंने जैसे अपना बिज़नेस चलाना है या अपनी इंडस्ट्री चलानी है तो वो अपने पैसे को अपनी बिज़नेस या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वो जैसे उससे उन्होंने कोई मशीनरी ख़रीद ली या रॉ मटेरियल ले आए, ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया, वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उनको और ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे, प्रोडक्शन कर सकें वो इससे। ओके, नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे जो स्कार्स मीन्स जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनके यूज़ से रिलेटेड है, और वो वाली एक्टिविटी जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से की जा रही है उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब इन्होंने बोला है स्कार्सिटी इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जो स्कार्सिटी होता है कमी होना रिसोर्सेज की, तो इन्होंने बोला है जो कमी है ना रिसोर्सेज की वही इशू है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही उस वजह से है क्योंकि कमी है रिसोर्सेज की। तो अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एग्जांपल लेके, उसी एग्जांपल को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो 10,000 रुपीज़ वाला जो बताया था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कंजप्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन क्या होता है मैंने ये भी आपको बता दिया। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर है, उसने चीज़ों को प्रोड्यूस किया और उसके पास इनकम आ गई। ठीक है, अब उस इनकम को किन किन लोगों में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। तो वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन किया गया उसके लिए जो भी फैक्टर्स लगे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कौन कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो अगर कहीं पर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए ना, लैंड, बिल्डिंग वगैरह भी तो चाहिए, इसलिए एक तो ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वहाँ पर काम करवाने के लिए हमें लेबर की भी नीड होती है, तो ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब पैसा इन्वेस्ट करना है तो सारे का सारा पैसा कोई पर्सन खुद अपना ही इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसके कहीं और से भी उसको पैसा बोरो करना पड़ता है, कैपिटल लेनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कैपिटल भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से होता है जो इनोवेटिव बिजनेसमैन्स होते हैं, जो कुछ ना कुछ नई स्किल लेके आते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो नया कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं अपनी स्किल का यूज़ करके, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। तो अब जिससे लैंड रेंट पे ली है या लीज पे जैसे भी लिया उसको भी पैसा पे किया जाएगा, ठीक है, जो लैंड का ओनर है। फिर लेबर जिन्होंने हमारे लिए काम किया है उनको भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर जिनसे हमने पैसा ब्याज पे लिया था उनको इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप, उसने अपना दिमाग लगाया तो उसको प्रॉफिट के रूप में उसके पास पैसा आएगा। इस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब आपको मैंने बता दिया क्या होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करने वाली ब्रांच। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पे स्टडी किया जाएगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो मीन्स लार्ज, जब लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाएगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम किसी एक स्पेसिफिक फर्म या किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या किसी एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किए जाएंगे क्योंकि वो स्मॉल लेवल पे हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें, अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, महंगाई, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, मंदी, या फिर
हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो ये वाले जो इश्यूज़ है ना, ये पूरी इकॉनमी से रिलेट करते हैं, पूरी कंट्री से, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अगर हम एक ले मैन जो आम आदमी है उससे पूछे ना, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो बोलेगा कि स्टैटिस्टिक्स एक डेटा होता है, उसके लिए वो डेटा ही होगा सिर्फ, ठीक है। पर अगर हमसे पूछा जाए एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये नहीं बोलोगे। आपके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? आपके लिए स्टैटिस्टिक्स वो वाला डेटा है जो कंपैरेबल है, मीनिंगफुल है, जो रो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीनिंगफुल है, कंपैरेबल है। ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा या ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कंपैरेबल है और मीनिंगफुल है, वो स्टैटिस्टिक्स है। और इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ इंक्लूड करोगे, इसमें आप मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स होती हैं जो डेटा को कलेक्ट करने की, क्लासीफाई करने की, उसको प्रेजेंट करने की, एनालाइज और इंटरप्रेट करने की, इन सभी चीज़ों को भी कंसीडर करोगे, ठीक है। एक लेमैन के लिए वो सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, पर आपके लिए क्या है स्टैटिस्टिक्स? एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल है, कंपैरेबल है, और इसी के साथ साथ आप किन और चीज़ों को कंसीडर करोगे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में? उसके मेथड्स या टेक्निक्सों को जो किससे रिलेट करती हैं, डेटा को कलेक्ट करने से, उसको फिर क्लासीफाई करना। कलेक्ट मीन्स पहले हमने ले लिया, सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। क्लासीफाई मीन्स जो सिमिलर नेचर का उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो थोड़े दूसरे सिमिलर नेचर का उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, इस तरीके से। प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करने का ढंग, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है उसके आप ऊपर आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हो, उसकी आप उस डेटा की, स्टैटिस्टिक्स की आप एवरेज निकाल रहे हो, कोरिलेशन निकाल रहे हो, उसमें क्या चीज़ निकाल रहे हो। फिर इंटरप्रेट करना, आपने कोई भी उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लिया, जैसे एवरेज निकाल ली या परसेंटेज निकाल ली या कोरिलेशन निकाला, तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आप उससे एक क्वालिटेटिव फॉर्म में रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोरिलेशन आ गया +1 +1, तो आप कह सकते हो कि वो हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं मेथड्स वगैरह आगे आने वाले चैप्टर में ये सारा कुछ आएगा, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इन सब पे एक स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, वो आप आगे समझोगे, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल की फॉर्म में वो न्यूमेरिकल डेटा है सिर्फ। कैसा न्यूमेरिकल डेटा? जो मीनिंगफुल है और कंपैरेबल है, और कुछ नहीं है प्लूरल सेंस में। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि एक काऊ की 4 लेग्स हैं, तो इसको आप डेटा कह सकते हो, पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपैरेबल नहीं है। इसको हम किसके साथ कंपेयर करें? इन्होंने बोला अ काऊ हैज़ 4 लेग्स, तो ये कंपैरेबल भी नहीं है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा, ये सिर्फ डेटा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपको बोला जाए कि 26+ जो मेल पीपल है ना इंडिया में, उनकी एवरेज हाइट 6 फीट है, नेपाल में जो लोग हैं उनकी 5 फीट है, उनके कंपैरिजन में हमें पता लग रहा है कि इंडिया वालों की ज़्यादा हाइट है, एवरेज हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर भी कर पा रहे हैं और कुछ मीनिंग भी निकल रहा है इन्फॉर्मेशन का। पर जो आप देखना, ये जो फर्स्ट वाले कॉलम में आपको तीनों एग्जांपल्स दिए ना, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। जो सेकंड वाले में दिए इन सब का मीनिंग निकल रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपैरेबल हैं। तो मैंने आपको बताया था वो वाला डेटा स्टैटिस्टिक्स होगा जो मीनिंगफुल भी है और कंपैरेबल भी है। नाउ डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी डेटा होता है ना, हर तरह के डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर तरह का डेटा कंपैरेबल हो या मीनिंगफुल हो, वो तो रॉ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। पर हर तरह के स्टैटिस्टिक्स को हम डेटा बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किस में होगा? क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा।
कि जो स्टैटिस्टिक्स है एज न्यूमेरिकल डेटा, उसकी क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम किसी एक अकेले फैक्ट को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। एग्रीगेट मीन्स टोटल, हमारे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे तो उनको इकट्ठे को हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक सिंगल फैक्ट है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोला जाए कि आपकी पूरी +2 में 80 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 कॉमर्स के हैं, 30 आर्ट्स के हैं और रिमेनिंग साइंस के हैं, तो यहाँ पे आप तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। आपके पास तीनों की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो कंपैरेबल है, तो इसको आप स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो। यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हो गया ना, ठीक है। फिर है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये तो आपको पहले ही बोला गया है कि प्लूरल सेंस में अगर हम बात करें या वैसे भी करें तो स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। तो क्वांटिटेटिव फॉर्म मीन्स न्यूमेरिकली ही उसको एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे नहीं हम कर सकते क्वालिटेटिव फॉर्म में कि रिच, पुअर, इंटेलिजेंट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इन टर्म्स में हम नहीं कर सकते। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो सिर्फ किसी एक कारण से अफेक्ट नहीं होता, वो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिनके कारण अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम डिमांड की बात करें तो जो डिमांड है वो कम ज़्यादा हो सकती है। डिमांड को अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख दें कि इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, तो वो सिर्फ किसी एक कारण से अफेक्ट नहीं करती, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण वो अफेक्ट कर सकती है। जैसे अब डिमांड है, वो प्राइस के बढ़ने या कम होने की वजह से भी अफेक्ट कर सकती है, फैशन में चेंज आने की वजह से भी हो सकती है, कंज्यूमर्स की इनकम चेंज होने के कारण भी डिमांड में फ़र्क आ सकता है, या टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण भी डिमांड में फ़र्क आ सकता है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं, तो हम बोल सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, नॉट अ सिंगल कॉज। रीज़नेबल एक्यूरेसी, और जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना स्टैटिस्टिकल डेटा, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा लें। और ये कैसे पता लगेगा कि हम एक्यूरेट डेटा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उस पर्पस को ध्यान में जब हम रखेंगे तब हमारे डेटा कलेक्शन में एक्यूरेसी आ सकती है। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फार्मर्स हैं, हमें फार्मर्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर हमें ये पता नहीं कि हम क्यों उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, या हम ये देखना चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर हमें यही नहीं पता और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गए तो वहाँ पे एक्यूरेसी वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है वो म्यूचुअली रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, कंपैरेबल है, तो ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अगर मान लो कि मैंने एक बच्चे की आपको हाइट बता दी, दूसरे का वेट बता दिया और तीसरे की कोई और क्वालिटी बता दी, तो ये तो कंपैरेबल है ही नहीं ना, ठीक है। एक की मैंने आपको हाइट बता दी, एक का वेट बता दिया, एक की एज बता दी, तो है तो तीनों क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, पर हम इन तीनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों की ही यूनिटी अलग अलग है, ये रिलेट ही नहीं कर रहे हैं आपस में। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि पर्पस को ध्यान में रख के फिर स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना है। इनोमरेटेड और एस्टिमेटेड, इनोमरेटेड होता है काउंट करना, एस्टिमेटेड होता है अंदाज़ा लगाना। वैसे ही जब हमारी इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, जैसे कि मान लो कोई सेमिनार हुआ और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए और फिर हम एक एक पर्सन को वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, हम अंदाजे से बोल सकते हैं कि 4000 पर्सन थे वहाँ पे या 5000 पर्सन थे। पर अगर किसी सेमिनार में आए ही कुछ गिने चुने इनवाइटेड पर्सन्स 30 या 40, तो वहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम काउंट कर रहे हैं वो इनोमरेटेड है और जब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो एस्टिमेटेड है। दोनों तरीके से हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, पर देखना ये है कि कब कौन सा सूटेबल है।
जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या है, लार्ज है, तब हम एस्टिमेट लगाएंगे। जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल है तब हम इनोमिनेटेड मेथड का यूज़ करेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हमें डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली, या जैसे मैं आपकी क्लास का रिज़ल्ट अगर तैयार कर रही हूँ वो भी क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही होगा तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा है। पर अगर मैं ये लिख नहीं रही कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, वो किस स्ट्रीम से है, तो मेरे उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर वहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन किया है, वो मीनिंगफुल है, तो ही वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाएगा। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। प्लूरल सेंस में उसका क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल डाटा दैट इज़ कंपैरेबल। एंड इन सिंगुलर सेंस में उसका मतलब होता है इसमें वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो डेटा को कलेक्ट करने में, क्लासीफाई करने में, प्रेजेंट करने में, एनालाइज करने में या फिर इंटरप्रेट करने में हेल्प करेंगे। ये सारे मेथड्स आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डीपली करवाऊंगी। स्टैटिस्टिकल स्टडी की कुछ स्टेजेस होती हैं, वो क्या है, यही वाली जो ऊपर मैंने आपको बताई। सबसे फर्स्ट स्टेज पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म या डायग्राम जैसे भी फॉर्म में। फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव फॉर्म में उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, इंटरप्रेट किया जाएगा। और ये जो सारी स्टैटिस्टिकल स्टडी है इनको किन टूल्स की हेल्प से किया जाएगा, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा को कलेक्ट करना है, या उसको सेंसस की हेल्प से करेंगे या फिर सैम्पल की हेल्प से करेंगे। ये थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे। ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज एरे ऑफ डेटा या टैली बार्स के थ्रू कर सकते हैं। डेटा को प्रेजेंट हम टेबल, ग्राफ, डायग्राम की फॉर्म में कर सकते हैं। एनालिसिस, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, आगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कि अगर आपने परसेंटेज निकाली तो उसका ट्रेंड कैसा जा रहा है, कैसा मैग्नीट्यूड है उसका। एवरेज निकाली है या कोरिलेशन निकाला है तो कितनी हाईली कोरिलेटेड है या लेस कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। So this is all for today. In case of any doubt, you can ask me. Thank you.